हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरएस मेंस। आज का हमारा टॉपिक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो यहाँ भी कुछ न्यू है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है मैनेजमेंट से। इट मींस जो पब्लिकनेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसे अब रिप्लेस किससे कर दिया गया है, मार्केट ओरिएंटेडनेस और कॉम्पिटिटिवनेस से, जो कि हम देखने वाले हैं। आपने पढ़ा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस आए कि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेलेवेंट होना पड़ेगा। इट हैज टू बी सोशल, इट शुड फोकस ऑन सोशल इक्विटी, इट शुड फोकस ऑन वैल्यूज, कस्टमर ओरिएंटेडनेस। तो ये कुछ उसके फीचर्स थे। इसके अलावा देखें तो वहां का कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या, यूएसए की सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए 1950s और 60s में उनके काम करने का जो तरीका था उसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। 1960s में उसकी शुरुआत होती है मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस 1 से। अब हम देखने वाले हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये फिनोमेना है 1990s का। इसके पीछे भी कुछ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, जैसे कुछ लिटरेरी सोर्सेस हो सकते हैं, कुछ थिंकर की फिलोसफी हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, या कुछ इज्म जैसे थैचरिज्म, रीगनिज्म हम देखने वाले हैं अभी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तो इस तरह की कुछ फिलोसफी जिसकी वजह से कुछ नया चेंज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके में अगर आता है तो वो अपने आप में कॉन्टेक्स्ट होता है किसी भी न्यू डायमेंशन के इवोल्यूशन में। तो लेट अस सी व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो कॉन्टेक्स्ट में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, या इसके जो सब टॉपिक्स आएंगे जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच या न्यू टेररिज्म, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या किसी थिंकर ने इसके फीचर्स के बारे में क्या बताया वो भी पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेंस के लिए बनता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखो इसका पॉलिटिकल अगर कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है दुनिया के अंदर, 1991 में इंडिया के अंदर एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें ये बात आती है कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसकी जगह कुछ डेमोक्रेटिक मॉडल अपनाना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आप कहां से मान सकते हैं, सबसे पहले डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ये प्रोसेस चलता है 1989 से 1991 तक। पहला तो ये, दूसरा फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जर्मनी। ये इवेंट है 1989 का। तो यहां से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आप कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई है। और 1991 में ही इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स तो ये हैं। इसके अलावा जो बात कर रहा था इज्म की और फिलोसफी, तो दो इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैज इफेक्टेड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। पहला थैचरिज्म, मार्गरेट थैचर, ये पीएम ऑफ ब्रिटेन। और दूसरा रीगनिज्म, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 1989 1991, लगभग इन सालों में ये यहां एज एन पीएम और प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, काम करते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो इनकी फिलोसफी ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका उनका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टैक्स कटिंग होनी चाहिए, मार्केट का रोल ज्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज होना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है ट्रेडिशनल उसको चेंज होना पड़ेगा, अब कस्टमर ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो कस्टमर है, जो सिटीजन है, उसकी सर्विस प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का जो दायरा है वो बढ़ गया है। और जो ये ब्यूरोक्रेसी है ये अपने आप में एक, आप बता सकते हैं कि अपैथी है इसके अंदर इवेसिवनेस है, इट हैज सम अर्ज ऑफ अनवारंटेड पावर। तो ये सब चीजें हैं। इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, गवर्नमेंट का डाउनसाइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, अलग अलग डिसीजन मेकिंग या फंक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये इनकी अप्रोच थी कि फिस्कल की जगह मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देंगे, टैक्स को कट करेंगे, टैक्स कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे किसको, मार्केट को। मार्केट विल डिफाइन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस तरह की इनकी जो फिलोसफी थी उससे बनता है एनपीएम का कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं, या इनको इफेक्ट किया एनपीएम ने, एनपीएम को इफेक्ट किया इन्होंने। इसके अलावा जो बहुत बड़ा इवेंट एक था मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड।
1988, इसमें भी एनपीएम के बारे में बात हुई। बेसिकली एनपीएम के बारे में बात क्या हुई कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद एक नई अप्रोच लानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है। तो अब वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने वाली। अब क्या करना पड़ेगा, मार्केट का रोल लाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ दुनिया में जो इवेंट हो रहे थे, जो मैंने बताया आपको कि इंडिया के अंदर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, यहाँ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और जो यूएसए है वो ऑलरेडी कैपिटलिस्ट जो तरीका है उसके अंदर बिलीव करता है, आपको पता है। और कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब जो बातें चल रही हैं, तो मिनाब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर भी इस बारे में डिस्कशन हुआ। तीसरा, फोर्थ इंपोर्टेंट जो है वो है थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन। कौन थिंकर्स? सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड। ये अगर आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछा जाए तो आप सिंपली ये सब लिख के बता देंगे। क्रिस्टोफर हुड 1991 के अंदर ये बुक लिखते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनको, एनपीएम को। दूसरा, विंसेंट, डेविड विंसेंट, इन्होंने बताया पब्लिक चॉइस अप्रोच, पीसीए के बारे में, पब्लिक चॉइस अप्रोच, कि अब एडमिनिस्ट्रेशन अपने केवल सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक है उसकी क्या चॉइस है, लोगों की चॉइस, उनकी सर्विस प्रेफरेंस के हिसाब से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, इन तीनों शब्दों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। तो विंसेंट ने क्या लिखा, पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बताया। उसके अलावा तीसरे जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं एनपीएम को लेके वो हैं ओसबोर्न एंड गैबलर। इन्होंने लिखा री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जिसके अंदर इन्होंने 10 फीचर बताए एनपीएम के। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलने वाला। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक है उसको कंपीट करना पड़ेगा, और कंपटीशन में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, इकोनॉमिक तरीके से काम करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट की डाउनसाइजिंग, दैट वी नीड लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, ये इन्होंने बताया। ओसबोर्न साहब ने कहा कि अब हमको बहुत सारी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको बड़े बड़े पीएसयूज या व्हाइट एलिफेंट्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए एफिशिएंसी। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काम करता है, प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से अपॉइंट करता है लोगों को, जिन क्वालिफिकेशन को देख के वो अपॉइंट करता है, जितना काम वो करवाता है, जितनी एफिशिएंटली वो काम करवाता है प्राइवेट सेक्टर, तो वहां से हम कुछ चीजें यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे पब्लिक के अंदर भी। तो ये कुछ चेंजेस क्या कहलाते हैं, एनपीएम। सो लेट अस स्टार्ट। ये कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, अब हम देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज द लेटेस्ट पैराडिम। पैराडिम का मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज जब होता है तो उसको कहते हैं पैराडिम। लेटेस्ट पैराडिम इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990s। तो आपने 1989, 91 ये सारे इवेंट आपने देख लिए, थैचरिज्म, रीगनिज्म, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। मुनव्वर कॉन्फ्रेंस भी इसी समय होती है 1988 के आसपास, 89, 88, 1991। तो ये सालों में क्या होता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन होता है। द बुक एंटाइटल री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट मैंने आपको बताया अभी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय डेविड ओसबोर्न एंड गैबलर, पब्लिश्ड इन 1992, हैज इनिशिएटेड द बर्थ ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसके फीचर्स क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब हम देख लेंगे। इसकी थीम्स क्या है वो देख लेंगे। अभी बेसिक आपने समझ लिया कि होता क्या है। कॉन्टेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए तो आप वो लिखेंगे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी इन्वेंशन। पहला कौन सा था, एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा एनपीएम। द फर्स्ट बीइंग द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1960s। क्रिस्टोफर हुड ने पहली बार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन में इस वर्ड का इस्तेमाल किया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय क्रिस्टोफर हुड। आर्टिकल क्या लिखा उन्होंने, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, पब्लिश इन 1991। तो ये 19
88, 89, 90, 91, 92, इस पूरे टाइम का ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज ए न्यू डायमेंशन इवॉल्व होता है। So this new public management has been defined by many other thinkers in different terms. सबसे पहले एक डीएम जो है, जो कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो कैसे काम करेंगे, एक मैनेजर की तरह। वो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देंगे, वो रिसोर्स के मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, वो देखेंगे किस तरह से काम एफिशिएंटली हो। तो इसे पॉलिट ने कहा मैनेजरलिज्म है क्या, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ओस्टबोर्न ने कहा एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट, मतलब अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एंटरप्राइजेस की तरह काम करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी। मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग अलग नाम है जो थिंकर्स ने दिए हैं एनपीएम को। उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूए गन ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का रास्ता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसमें दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिला के काम करनी होंगी। इसके अलावा नियो टेलरिज्म, ये नाम क्यों बनता है न्यू टेलरिज्म? टेलर किसकी बात करते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वन बेस्ट वे की, कॉस्ट कटिंग की, एफिशिएंसी बढ़ाने की। तो वही सब अभी हो रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे न्यू। न्यू का मतलब न्यू, NEW न्यू, न्यू टेलरिज्म है ये। इसके अलावा पोस्ट वेबेरियन, वेबर को याद करो, वेबर क्या था, आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर ध्यान देते थे किस पे, हेरार्की पे, ब्यूरोक्रेसी पे, ट्रेडिशनल जो टिपिकल ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में वेबर बात करते थे। बट ये सब चीजें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की। तो इसे क्या कह सकते हैं, पोस्ट वेबेरियन। नियो विल्सोनियन, विल्सन किसकी बात करते थे, विल्सन टॉक्ड अबाउट डाइकोटमी, डाइकोटमी इज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आउटसाइड द स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स। और यही सब बात किसके अंदर हो रही है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर। एक मैनेजर की तरह आपको काम करना है तो पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कह सकते हैं दिस इज नियो विल्सोनियन। सो ये अलग अलग नाम है जो अलग अलग थिंकर्स ने इसको दिए हैं। बेसिक थीम क्या है इसकी, बेसिक थीम मैंने बताया आपको, थैचरिज्म और रीगनिज्म, 1990 के फिनोमेना, फिलोसफी जिसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, एंड इट वाज द रोलिंग बैक ऑफ डाउनसाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। दो चीजों पे इस पे वार किया गया, पहला अटैक ऑन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को डाउनसाइज करो, डिसेंट्रलाइज करो फंक्शन को, डिसीजन मेकिंग को। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा गया, ब्यूरोक्रेसी is apathy, it has apathy towards the societal condition, it is evasive, हर जगह इसको आना है। ब्यूरोक्रेसी इज पैन अमेरिका, पैन इंग्लैंड, इस तरह की बातें होने लगी कि हर एक फैक्टर में, हर एक सेक्टर में, हर एक इवेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी ही क्यों इंटरफेयर करती है। it has apathy, it is evasive, it is inefficient, it has some urge of unwarranted power and it obscure का मतलब कि ये जानबूझ के पेपर्स को, स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को, उन चीजों को छुपाती है ताकि ये चीजें ट्रांसपेरेंट ना हो पाए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उस समय ये बात करते हैं जिनको हमें हटाना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशनल है उसको डी ब्यूरोक्रेटाइज करना है। तो पहला वार किस पे हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर, डाउनसाइजिंग, और ब्यूरोक्रेसी को डी ब्यूरोक्रेटाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ इमर्ज्ड आउट ऑफ थैचरिज्म, ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री विच इन्वेस्टेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेशन का प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपने देख लिया। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज करो और जो मार्केट का रोल है वो बढ़ाना है। वी वॉन्ट लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इट रिप्रेजेंट ए सिंथेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझ गए होंगे ये दोनों ही है, और जो अभी यूए गन ने बताया दैट इट इज द मिडल वे बिटवीन द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों को मिला के जो बनता है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। अब इसमें लिखा है इट टेक्स व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, ये तो आप पता कर लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। हाउ, होगा कैसे, वो आप पता कर लो किससे, मैनेजमेंट से, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। व्हाट एंड व्हाई किससे ले लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और हाउ, होगा कैसे, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब यहां ध्यान किस पे दिया गया, 3 ई के ऊपर। 3 ई कौन सी है, पहली इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो ये जो हाउ है इसका आंसर है ऐसे, ऐसे करोगे आप काम, कैसे, इकोनॉमी, द इरेडिकेशन ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो, फाइनेंशियल रिसोर्स का वेट हो, करप्शन हो, कुछ भी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको हटाना है। इकोनॉमी, देन एफिशिएंसी, द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सर्विसेज, and then effectiveness, the specific objective ensure that
रिसोर्सेज आर टारगेटेड ऑन प्रॉब्लम्स, जहां जरूरत है वहीं रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ये बेसिक थीम है, तो आप यहां से इसको समझें। एम्फेसिस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अभी तक आपने जो पढ़ा उससे आप समझ गए होंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बात किसकी कर रहा है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की मेन फीचर क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करना होगा, यही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। इसका एम्फेसिस किसके ऊपर है, यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। बिल्कुल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जिस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि कोई इंडिविजुअल है, कोई एम्प्लॉय उसने अच्छा काम किया है तो उसको इंसेंटिव मिलेंगे, तो ये सब चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए। मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मैनेजर्स को ऑटोनॉमी हो अपने डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन का बेसिस क्या होगा कि कितना एफिशिएंटली आप गोल को अचीव कर सकते हो, ये उनका बेसिस होगा। इस तरीके से ऑटोनॉमी दी जाए। इसका मतलब दूसरा क्या हुआ, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म में देखें तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। कॉस्ट कटिंग, ऑब्वियसली कम पैसे में सारे काम हो। आउटपुट टारगेट्स, तो आप समझ पा रहे हैं ये सब चीजें कहाँ सुनते हैं आप, ये सुनते हैं जैसे सेल्स वाले जो पर्सन होते हैं उनके पास टारगेट्स होते हैं कि ये सेल करना है आपको, तब आपके इंसेंटिव बनेंगे। तो ये सब चीजें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए ताकि और अच्छी सर्विस डिलीवरी हो पाए। इनोवेशन, जो भी कुछ नया हो सकता है उसको इंट्रोड्यूस करें। जो हमने चेंज मैनेजमेंट के अंदर देखा कि अगर टेक्नोलॉजी है या एआई आ रहा है या रोबोटिक्स है, तो उसका भी इस्तेमाल हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए। ये कहता है कौन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कंपीट करे अब किससे, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट हैव मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है अब आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो कस्टमर है या सर्विस प्रोवाइडर, वो पता कैसे पाएगा कि बीएसएनएल बेटर है या एयरटेल बेटर है। तो यहाँ आपको compete करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज को अच्छा देने के लिए। मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब कि अब सारे काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद ना करे। इट शुड बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम डूअर, डूअर ऑफ पब्लिक एक्टिविटी से टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब यही है, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ वर्क, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया जाए ताकि वो एफिशिएंटली आपको कर सके। उनको टारगेट और गोल दे दें कि इस इतने समय के अंदर इस क्वालिटी का हमें ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चाहिए। इसका जो एग्जांपल है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, जिसके अंदर हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है। फिर कंपटीशन की बात हमने कर ली कि आपको compete करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी का रोल कम से कम हो। डिसेंट्रलाइजेशन, अब ब्यूरोक्रेसी का रोल कम से कम हो पर बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी इज ए नेसेसिटी बट इट शुड बी रिड्यूस्ड। इसकी जो टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिट ऑफ कमांड, ये सब चीजों को ज्यादा फॉलो नहीं करना। हमें किस पे ध्यान देना है, एफिशिएंसी के ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन, डाउनसाइजिंग, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा काम किसका हो, प्राइवेट सेक्टर का। और गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट शुड बी लाइक, इट शुड बी स्टीयरिंग देन रोइंग, मतलब ये रो ना करे, स्टीयर करे, बस केवल इतना सा काम ये रहे गवर्नमेंट का। और लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, और गवर्नमेंट किस तरह से काम करे अब, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एंटरप्राइज काम करे। तो ये कुछ इसके एम्फेसिस हैं, इन पे जोर देता है पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फैसिलिटेटर एंड प्रोमोटर ऑफ सोशल चेंज, फैसिलिटेटर एंड प्रोमोटर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सोसाइटी और इकोनॉमी में जो भी चेंज आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करे, उनको प्रमोट करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट करे। मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ एलपीजी, एलपीजी की वजह से जो भी चेंज आए 1991 के बाद से, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, डिसइन्वेस्टमेंट। एलपीजी की वजह से और क्या चेंज आए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी हायरार्की को फ्लेक्सिबल बनाना, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन करना, डाउनसाइजिंग करना। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं इनको किस तरह से फेस किया जाए, ये बात करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, हमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चाहिए। वी नीड बेटर गवर्नेंस एंड बेटर गवर्नमेंट, हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। देन वी हैव थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल बेस क्या है, इसके अंदर दो सब टॉपिक आपको देखने हैं। पहला पब्लिक चॉइस अप्रोच और दूसरा नियो टेररिज्म। पब्लिक चॉइस अप्रोच बाय डेविड विंसेंट, 1960 से ही ये अप्रोच का इवोल्यूशन होता है। फिर है नियो टेररिज्म, ये मैंने बताया आपको कि टेररिज्म क्या था, आपने देख लिया। अगर उसी की एप्लीकेशन अभी यूज की जाती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में तो उसे क्या कहेंगे, नियो टेररिज्म।
और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच, सबसे पहले पब्लिक चॉइस अप्रोच का क्या मतलब है? विंसेंट ओस्ट्रोम कहते हैं, विंसेंट ओस्ट्रोम कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है शुड बी रिप्लेस्ड विद डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, किसके लिए? दैट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रोडक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस इकोनॉमी। जो रेस्पॉन्सिव और प्रोडक्टिव पब्लिक सर्विस इकोनॉमी बनती है अभी ग्लोबलाइजेशन दुनिया के अंदर, उसके लिए ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी सफिशिएंट नहीं है। तो पहला काम तो ये होगा, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिप्लेस्ड विद डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डाइवर्स प्रेफरेंस अमॉन्ग सिटीजन। अब जो सिटीजन है उसकी रिक्वायरमेंट केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लो आप, ये सब नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गुड्स एंड सर्विसेज का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर मेनी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कोपिंग विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ए वैरायटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वैरायटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट आर नीड ऑफ द आर। इसको क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? प्लूरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लूरलिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर। प्लूरलिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अब एक ही पर्टिकुलर सेंटर के अंदर कोई कहे कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, फंक्शंस का भी, डिसीजन मेकिंग का भी। देन वी हैव पब्लिक चॉइस अप्रोच एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पब्लिक चॉइस अप्रोच किस पे ज्यादा फोकस करता है? ये डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन पे फोकस करता है, ये मैनेजरियलिज्म पे फोकस करता है और ये एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। प्लूरलिटी ऑफ एजेंसीज टू प्रमोट कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। यहाँ देखो कंज्यूमर वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो डिक्शनरी है, उनके जो वोकेबलरी है उसको यूज किया गया है। डाइवर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सेंटर, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग सेंटर होने चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉजिक नहीं लगाने, आपको इकोनॉमी के लॉजिक लगाने हैं। और इकोनॉमी किस पे काम करती है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्पर्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये आपने देख लिया। देन पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और लोगों को साथ चल के, साथ लेके ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। लोगों को साथ लेने का मतलब ये है कि वहां से फीडबैक आए, किस तरह की पॉलिसी चाहिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, लोगों की सोच क्या है, लोगों की वैल्यूज क्या है, उस तरीके से काम करे। देन वी हैव सेकंड थ्योरेटिकल बेस, दैट इज न्यू टेलरिज्म। टेलर का फोकस था प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाना, किसी फैक्ट्री की, किसी इंडस्ट्री की वन बेस्ट वे को ढूंढना, टाइम को कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो, एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, और इकोनॉमी, कॉस्ट कटिंग। तो ये तरीके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए जाए, ये कहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि थ्योरेटिकल बेस है सेकंड। पहला क्या था? पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो मोहित भट्टाचार्य ने जो न्यू टेररिज्म है उसको 4 पॉइंट्स के अंदर समराइज किया। पहला है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। परफॉर्मेंस, जो पहले टारगेट सेट किया गया है, प्री सेट टारगेट, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली नहीं किया जाता था, और वो अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से हम सीख सकते हैं। दूसरा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक पर्सन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऊपर वो काम, जो टास्क उसको दिया गया है उसको कंप्लीट करने की इफेक्टिवली। देन रिवार्डिंग अचीवमेंट, जो भी अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए इंसेंटिव मिले, और जो नहीं किया है उसके लिए कुछ पनिशमेंट मिले। इस पनिशमेंट का मतलब यहाँ उसकी कुछ सैलरी में से डिडक्शन हो, या उसको जो लीव्स दी जाती हैं, पेड लीव्स दी जाती हैं, उसमें कुछ रिडक्शन हो। तो मतलब ओवरऑल क्या है, किसी तरीके से परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। देन द लास्ट इज प्राइवेट सेक्टर मॉडल ऑफ प्रोडक्शन। जो पीएसयूज हैं, सेल, गेल, भेल, जो हमारी पीएसयूज हैं, एचएएल, तो इनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोडक्शन मॉडल है उसको यूज किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम्पिटिटिवनेस पे ध्यान देना है, आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, इफेक्टिवनेस पे, जो 3 ई है एनपीएम के, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना है, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कैसे मिले इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हुआ न्यू टेररिज्म। देन वी हैव ओसबोर्न एंड गैबलर, जिन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट के फीचर्स बताए, 10 फीचर्स, प्रिंसिपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। क्या फीचर इन्होंने बताए?
इन्होंने एक बुक लिखी थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, उसके अंदर ये फीचर्स उन्होंने बताए। पहला है कैटालाइटिक गवर्नमेंट, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, इन सबको साथ लेके काम करे। गवर्नमेंट शुड एंगेज इन स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग। रोइंग और स्टीयरिंग में क्या फर्क होता है? जैसे मान लो ये नाव है, तो जो आपने अगर नाव की रेस देखी हो केरला वाली, तो ये जो लोग हैं ये रो कर रहे हैं, बट जो सबसे आगे बैठा रहता है वो स्टीयर करता है। तो गवर्नमेंट का काम केवल स्टीयरिंग का होना चाहिए, ओवरऑल हर जगह ऑल कंपासिंग गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट, कम्युनिटी किसको गवर्नमेंट किसको एम्पावर करे? सिटीजन को, फैमिलीज को, कम्युनिटीज को, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व कर सके। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग और फंक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन। देन टेकिंग आउट द सर्विसेज फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सारा कंट्रोल जो सर्विस प्रोवाइडर का है वो ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं होना चाहिए। देन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, वही सब बातें आ रही हैं। आप कुछ कीवर्ड्स को ध्यान रख लीजिए, जैसे अगर आपने कैटालिटिक गवर्नमेंट, कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, ये सब चीजें आपको याद रहेगी तो आप वहां लिख पाएंगे फिर इसके बारे में। इंजेक्ट कॉम्पिटिशन डिफरेंट प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। एक ही टेलर मेड फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। यही तरीके से काम करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम करती है उसका एक मिशन होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। द गवर्नमेंट शुड बी ड्रिवन बाय इट्स गोल्स एंड नॉट बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। तो केवल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, बट कि प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम गोल्स की बजाय मीन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग ए रूल ओरिएंटेड गवर्नमेंट इनटू गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। तो यही सब शब्द आपको यूज करने हैं। अगर मान लो 15 वर्ड में पूछ लिया जाए तो वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे आपके होने चाहिए आंसर के अंदर। रूल ओरिएंटेड गवर्नमेंट इनटू गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। देन रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, फोकस ये होना चाहिए कि फाइनली आपका आउटपुट कितना रहा। मान लो अगर किसी पीएसयू की बात करें तो वो क्या उतना प्रॉफिट दे पा रही है जितना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसी स्केल पे कर रही है, या जो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने से, या केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। द गवर्नमेंट शुड फाइंड outcomes results by encouraging target achievement and mission directed efforts. It should measure the performance of its agency mainly in terms of outcomes not inputs. कितना बजट है, इससे ज्यादा जरूरी है कि उस बजट का जो पर्पस है वो फुलफिल हुआ कि नहीं। देन वी हैव कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट। तो आप समझ पा रहे होंगे इन नाम इन वर्ड्स को सुन के कि अब ये ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं किसकी? जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करती है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। कस्टमर ड्रिवन, द गवर्नमेंट शुड रिगार्ड द क्लाइंट्स एज कस्टमर। जो गवर्नमेंट है, जो देश के अंदर जो सिटीजन होते हैं उनको एज एन कस्टमर देखे। और कस्टमर कहते हैं ना कि महात्मा गांधी कहते थे कस्टमर जो ग्राहक होता है वो भगवान होता है। तो अगर ये समझने लगे तो आप एक्चुअली समझ लीजिए फिर वो सिविल सर्वेंट की तरह काम करेंगे। इट शुड मीट एंड वर्क टुवर्ड्स द कस्टमर एंड नॉट ब्यूरोक्रेसी। तो कस्टमर और ब्यूरोक्रेसी तो एक तरीके से एक साथ फिट ही नहीं होते दो वर्ड। तो ब्यूरोक्रेसी क्या समझती है अपने को? ब्यूरोक्रेसी एक as I said that it has an apathy towards the customer, it has an apathy towards the citizen, it obscure the information, it is not transparent, it is opaque, it has an urge of unwarranted power. ठीक है? It involves offering them choices, surveying their attitude, making service convenient and allowing them to make suggestions. तो ये सब चीजें किसके अंदर होती हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप मान लो किसी टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिम के लिए अप्लाई करते हो या आप कोई कार खरीदते हो तो आप ये देख पाएंगे कि ये सब चीजें वहां पे होती हैं। पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई नल लगवाना है पानी के लिए तो ये सब चीजें वहां आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, कौन सा बेटर है, कि एक डेमो ले लो, ये है वो है। ये सब चीजें क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। और ये चाहते हैं कि ये सब चीजें किसमें आए? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस मिले आपको, आपके एटीट्यूड को सर्वे किया जाए, सर्विस कैसे कन्वीनियंट किया जाए, अलाउइंग देम टू मेक सजेशन, किस तरह से और बेटर किया जा सकता है सर्विस को। ये सब बातें किस में होती थी अभी तक? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। और ये होनी चाहिए किसमें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक एंटरप्राइज की तरह काम करे। एम्फोसिस ऑन अर्निंग मनी रेदर देन स्पेंडिंग, खर्चा करने की बजाय पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस करे। पैसा कमाने से मतलब यहाँ जो पीएसयूज है उनकी बात हो रही है। इट शुड पुट इट एनर्जी इनटू रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूजिंग फीस सेविंग एंटरप्राइजेस फंड एंड सो ऑन। तो मतलब बाहर से एक्सटर्नल फंड की बजाय जितना उन्होंने कमाया है उसी फंड को यूज करके वो
अपने ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव और उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाए। देन एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप पहले से अनुमान लगा सकें गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रेदर देन क्योर देम आफ्टर दे अकर। तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो एंटीसिपेट कर ले कि यहाँ ये कैलेमिटी आ रही है या फिर आ सकती है, तो हमें इस तरह से मैनेज करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई, या सोशो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ सकती है, या कुछ बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। इन्फ्लेशन है, मान लो जैसे सीजन चेंज होते हैं, मानसून अच्छा नहीं हुआ तो क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कौन पहले देख ले गवर्नमेंट, तो वो क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट द नीड फ्रॉम अराइजिंग इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन नॉट जस्ट डिलीवर द सर्विस टू मीट एन एंड्स। गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट द नीड फ्रॉम अराइजिंग। तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डेयरिंग नीड, जैसे कभी सुनते हैं ना आप, जैसे टमाटर प्याज के भाव बढ़ गए तो बहुत बुरा हाल हो रहा है कि बहुत इतने ज़्यादा भाव बढ़ गए कि एक कॉमन मैन उनको खरीद नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ों को पहले से एंटीसिपेट करे, उस तरीके से अपना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और जो भी पोस्ट कोप एक्टिविटीज उनको मैनेज करे। देन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। एज यू ऑल नो, द गवर्नमेंट शुड डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, दैट डिस्पर्स अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स। जितने ज़्यादा सेंटर होंगे डिसीजन मेकिंग के फंक्शन के, उतना ज़्यादा बेटर काम हो पाएगा। शिफ्ट फ्रॉम हायरार्की टू पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, टीम, ये सब कहाँ सुनते हैं आप? अब तो सुनने लगे कि अब आप इन टीम इंडिया, ये वर्ड आपने सुना होगा, टीम इंडिया, इंडिया इंक, तो इंडिया इंडिया कॉर्पोरेशन, तो ये सब बातें होने लग गई। अब नीति आयोग किस तरह से काम कर रहा है एज एन टीम, तो ये सब पहले किसके अंदर था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी किस में आना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और यही बात क्या करता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन वी हैव मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट। ऑप्ट फॉर मार्केट मैकेनिज्म रेदर देन ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म। तो ब्यूरोक्रेसी से दूर जाना है, मतलब ये है मार्केट के नजदीक आना है। इट शुड अचीव गोल्स नॉट ओनली बाय कंट्रोल एंड कमांड बट ऑल्सो बाय रीस्ट्रक्चरिंग मार्केट। तो मार्केट डिसाइड करे कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी ना डिसाइड करे कि मार्केट किस तरह से काम करेगा। इट शुड लिवरेज चेंजेस थ्रू मार्केट फोर्सेस। तो डिमांड सप्लाई का जो तरीका चलता है मार्केट में, उसी तरीके से जो कस्टमर की डिमांड है और जो रिसोर्सेज की सप्लाई है, उस तरीके से उनको बैलेंस करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, यही कहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एंड देन फाइनली वी मस्ट समराइज बाय डिस्कसिंग द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएम। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला, लोकलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन और डाउन साइजिंग, ठीक है, और डी पोलिटिसाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब ये हुआ लोकल एरिया के अंदर, चाहे आप पंचायती राज की बात करें या लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज उनकी बात करें, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन। पावर को डिवोल्व करें और जो फंक्शन है उनको डिसेंट्रलाइज करें, ये क्या कहता है, एनपीएम। उसके बाद एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर की, ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट से बाहर की कोई एजेंसी काम करे। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, प्राइवेटाइजेशन, एंड द स्टेट शुड रोल बैक। स्टेट बहुत कम हो जाए, उसका एरिया बहुत कम हो जाए, चीजों को डिसइन्वेस्ट कर दे, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो, अपने आप की साइज कम कर ले, डाउन साइज कर ले ब्यूरोक्रेसी अपने आप को। देन डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, अल्टरनेट टू पब्लिक ब्यूरोक्रेसी क्या है, एफिशिएंसी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। ब्यूरोक्रेसी का रोल कम से कम हो, ब्यूरोक्रेसी की जो टिपिकल प्रिंसिपल है वो कम से कम अप्लाई हो। एंड देन फाइनली डी पोलिटाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप कह सकते हैं नियो विल्सोनियन अप्रोच, कि पॉलिटिक्स से दूर रह के ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट काम करे। जो गवर्नमेंट की जो कोर फंक्शनिंग है उसके अंदर पॉलिटिक्स का बहुत ही कम से कम मिनिमम रोल होना चाहिए, ये कहता है एनपीएम। सो दिस इज ऑल अबाउट एनपीएम एंड आप इसे रिवाइज करें, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूरे पे पूछा जा सकता है 10 नंबर का। सो इसे रिवाइज करें और लिख के देखने की कोशिश करें। कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझ भी गए तो आपको लिखना आना चाहिए, इसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे कीवर्ड्स को यूज करें और एक अच्छा सा लिखने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।